नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जितना गहराता जा रहा है, दुनिया की चिंताएं भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। एक वक्त था जब ऐसे नाजुक हालात में दुनिया नेहरू की राय जानना चाहती थी, भारत की विदेश नीति का रुख क्या है इसे समझती थी, क्योंकि दुनिया में भारत की अलग धाक थी। सारे देश ये मानते थे कि भारत हमेशा विश्व शांति के लिए काम करेगा, मगर अब भारत की गुम हो चुकी आवाज पर चिंता जताई जा रही है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी ने दरअसल आज अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में मोदी सरकार को सलाह दी है उन्होंने कि अभी देर नहीं हुई है और भारत को इजराइल के आक्रमणकारी रवैये पर मजबूती से बोलना चाहिए। सोनिया गांधी ने लिखा है कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए एक तरफा हमला किया, जो गैर कानूनी और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक है। कांग्रेस ईरान में हो रहे इन हमलों की निंदा करती है, जिनसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर अस्थिरता और टकराव बढ़ सकता है। गजा पर हमले की तरह यह इजरायली ऑपरेशन भी क्रूर और एक तरफा है, जो आम नागरिकों की जान और क्षेत्रीय स्थिरता को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए चलाया गया है। ऐसे कदम सिर्फ अस्थिरता को बढ़ाते हैं और आगे आने वाले समय में बड़े संघर्ष के बीज बोते हैं। यह हमला उस समय हुआ है जब ईरान अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी थी और इसके अच्छे संकेत भी मिल रहे थे। इस साल 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और जून में 6ठे दौर की बातचीत होनी थी। मार्च में ही अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने संसद में बताया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने पर काम नहीं कर रहा है। 2003 में इस प्रोग्राम को सस्पेंड किए जाने के बाद से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ने इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति भी नहीं दी है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में आगे लिखा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में इजराइल ने लगातार शांति भंग करने और आतंक को बढ़ावा देने का काम किया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी सरकार लगातार अवैध सेटलमेंट को विस्तार दे रही है, अति राष्ट्रवादी लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है और 2 स्टेट सॉल्यूशन को पूरी तरह नकार रही है। इससे न सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों को तकलीफ बढ़ी, बल्कि पूरा इलाका ही लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की तरफ धकेल दिया गया। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को इतिहास की याद दिलाते हुए लिखा, नेतन्याहू ने ही उस नफरत को हवा दी थी जिसके चलते 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री इत्साक राबिन की हत्या हुई थी और फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की सबसे बड़ी उम्मीद उस वक्त खत्म हो गई थी। नेतन्याहू का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे बातचीत नहीं चाहते, बल्कि मामले को बढ़ाना चाहते हैं। अफसोस की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने अमेरिका के कभी न खत्म होने वाले युद्धों और मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी के बढ़ते प्रभाव की आलोचना की थी, अब खुद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वे खुद कई बार बता चुके हैं कि कैसे इराक पर तबाही लाने वाले हथियार रखने के झूठे आरोप लगाकर युद्ध शुरू किया गया था, जिसने क्षेत्र को अस्थिर कर दिया था और इराक को तबाह कर दिया। ऐसे में 17 जून को ट्रंप का अपनी ही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को नकारते हुए यह दावा करना कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बहुत नजदीक है, बेहद निराश करने वाला है। आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये मानते ही हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। उन्होंने शुक्रवार को यह भी कह दिया कि गबार्ड गलत बोल रही हैं और उसके बाद खुद तुलसी गबार्ड ने भी यह कह दिया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है और उनके बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया है। खैर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी सोनिया गांधी ने समझाया है कि यह माना जा सकता है कि इस क्षेत्र के इतिहास को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा चिंताएं जायज हो सकती हैं, लेकिन दोहरे मापदंड मान्य नहीं हैं। इजराइल खुद एक परमाणु शक्ति है और उसका अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का लंबा इतिहास रहा है। वहीं ईरान अभी भी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी का हिस्सा है और उसने 2025 के परमाणु समझौते का पालन किया। यह समझौता अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ जैसे देशों की निगरानी में हुआ था, लेकिन अमेरिका ने 2018 में इस समझौते को एक तरफा छोड़ दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ गया। इस तनाव का असर भारत पर भी पड़ा है। ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने से भारत की प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक परियोजनाओं के आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित कर दिया गया है।
ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने से भारत की प्रमुख रणनीतिक और आर्थिक परियोजनाओं के आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार पोर्ट का विकास शामिल है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को याद दिलाया है कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। ईरान के खिलाफ इजरायली कार्रवाई को पूरी तरह पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है और कोई जवाबदेही नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था उसकी कांग्रेस ने निंदा की थी, लेकिन साथ ही हम इजराइल की क्रूर कार्रवाई पर चुप नहीं रह सकते हैं। 55,000, जी हां, 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे परिवार, मोहल्ले और यहां तक कि अस्पताल तक नष्ट कर दिए गए हैं। गजा भुखमरी की कगार पर है और वहां की आम जनता वो दर्द झेल रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मानवीय संकट के समय में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत की 2 स्टेट सॉल्यूशन की प्रतिबद्धता को लगभग पूरी तरह छोड़ दिया है। एक ऐसा समाधान जिसमें स्वतंत्र फिलिस्तीन इजराइल के साथ सुरक्षा और सम्मान के साथ मिलकर रह सके। सोनिया गांधी ने आगे लिखा है कि गजा में हुई तबाही और अब ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के हुई सैन्य कार्रवाई पर भारत सरकार की चुप्पी दिखाती है कि भारत अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से हट रहा है। यह सिर्फ आवाज खोने की बात नहीं है, बल्कि मूल्यों का भी त्याग है। मोदी सरकार को नसीहत देते हुए सोनिया गांधी ने लिखा है कि लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए और हर कूटनीतिक माध्यम का उपयोग करना चाहिए ताकि तनाव को कम किया जा सके और पश्चिम एशिया में बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके। आपको बता दूं कि सोनिया गांधी का यह लेख ऐसे वक्त आया है जब भारत सरकार कम से कम 2 मौकों पर निर्णायक फैसला लेने में चूक गई है। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में स्पेन के उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया है जिसमें गजा में युद्ध विराम की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव को 149 मतों के समर्थन, 12 के विरोध और 19 के परहेज के साथ भारी बहुमत से पारित किया गया और भारत का नाम परहेज वाले टीम में यानी देशों में शामिल किया गया, जो शर्म की बात थी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भारत की नैतिक स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब कहा था कि भारत की विदेश नीति बिखराव की स्थिति में है। वहीं प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए थे कि क्या भारत ने पश्चिम एशिया में युद्ध विराम, शांति और संवाद की वकालत करने वाले अपने सैद्धांतिक रुख को छोड़ दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि भारत के परहेज ने देश को वैश्विक मंच पर लगभग अलग थलग कर दिया है। इसी तरह भारत ने SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उस बयान से खुद को अलग करने का भारत ने निर्णय लिया था जिसमें इजराइल के ईरान पर हमलों की कड़ी निंदा की गई थी और ईरान की संप्रभुता को मान्यता दी गई थी। इसके बाद यह धारणा और मजबूत हुई है कि नई दिल्ली अपने गुटनिरपेक्ष मूल्य से दूर जा रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय की सफाई है कि यह निर्णय संवाद और कूटनीति की वकालत करने की नीति के अनुरूप है। जमीनी जटिलताओं को ध्यान में नहीं रखते हुए ये एक तरफा प्रस्ताव लाए जा रहे हैं और इनसे बचा जा सकता है, ऐसा मोदी सरकार का मानना है। भारत के फैसलों का प्रभाव ब्रिक्स और SCO जैसे समूहों के भीतर महसूस किया जा सकता है, जहां वैश्विक मुद्दों पर एकता ताकत का एक बिंदु रही है। सामूहिक बयानों पर हस्ताक्षर करने में भारत की अनिच्छा अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और संघर्ष समाधान पर एकजुट मोर्चा पेश करने के प्रयासों को जटिल बना रही है। जबकि एक वक्त था कि भारत की मध्य पूर्व नीति यानी मिडिल ईस्ट की जो नीति है उसकी सराहना मिलती थी, उसको सराहा जाता था क्योंकि इसमें सभी पक्षों को शामिल करने की क्षमता थी। लेकिन अब जैसे जैसे क्षेत्र वैश्विक शक्तियों के लिए ताकत दिखाने का नया अखाड़ा बनता जा रहा है, भारत के लिए अपने रणनीतिक, आर्थिक और नैतिक अनिवार्यताओं के बीच संतुलन साधने का प्रयास और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। विश्व बिरादरी में भारत के अलग थलग पड़ने की चिंता को अब सोनिया
गांधी ने अपने आलेख के जरिए व्यक्त किया है। दरअसल भारत और ईरान के संबंध प्राचीन कालीन हैं और आजादी के बाद तो ये संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं, खासकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर में। तब ईरान समेत तमाम पश्चिम एशिया और मध्य एशिया भारत के रुख से प्रभावित था। सऊदी अरब, इराक और ईरान जैसे देशों के साथ तटस्थ संबंध बनाए रखते हुए भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे का भी समर्थन किया। वर्ष 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण ने पश्चिम एशिया के साथ मजबूत वाणिज्यिक और कूटनीतिक संबंधों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। खाड़ी क्षेत्र भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और धन प्रेषण के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं। भारत के बढ़ते आईटी क्षेत्र ने खाड़ी देशों की भी रुचि आकर्षित करने का काम किया और उसके बाद भारत के लोगों की वहां डिमांड बढ़ी, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, भारत के आर्थिक संबंध को भी मजबूती मिली। वर्ष 2000 के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साथ भारत के सुरक्षा और रक्षा संबंध में वृद्धि हुई है। ऊर्जा विविधीकरण, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और रक्षा सहयोग में ये देश प्रमुख साझेदार बन गए हैं। लेकिन इनमें इराक, ईरान, फिलिस्तीन उपेक्षित न महसूस करे, ये कोशिश सरकारों को करनी चाहिए और सरकारों की, पुरानी सरकारों की रही भी है। मगर मोदी सरकार के आने के बाद अब इजराइल की तरफ झुकाव और अमेरिका की जी हुजूरी बढ़ रही है। मोदी एक तरफ फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर सम्मान मिलने को अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं और दूसरी तरफ वो उसके साथ खुलकर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर उन्हें इजराइल का ही साथ देना है तो ग्रैंड कॉलर सम्मान को वापस कर दें, जो अपने मित्र भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते फिलिस्तीन ने 2018 में उन्हें दिया था। और दोनों हाथों में लड्डू रखने की मोदी की नीयत से देश को नुकसान हो रहा है। अब यह बात साफ समझ में आ रही है। सोनिया गांधी ने इसी तरफ सरकार और देश का ध्यान दिलाया है। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को सोचना है कि उसकी विदेश नीति क्या है, और अगर विदेश नीति कुछ भी, नई विदेश नीति भी बना ली है तो देश की जनता के बीच अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करे, साफ करे नरेंद्र मोदी की सरकार, यही उम्मीद की जा सकती है। तो हमारी राय में दोस्तों आज इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही हमारी राय और कुछ ऐसे ही विश्लेषण के साथ। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।